तक पढ़ लिया था हमने। तो सेल ऑर्गेनेल्स शुरू हुआ था सर, माइटोकॉन्ड्रिया तक हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, रिवाइज करो, एक मिनट में मार्कर खुल के स्टार्ट। लास्ट में जितना भी मैंने पढ़ा दिया है इसको रिवाइज करो। तो थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिक कट ऑफ है पिछले 36 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, तो माइट बी चांसेस कि थोड़ा लाइटिंग के बोर्ड में दिक्कत हो, विजिबिलिटी, बट मुझे बता देना, एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो आपको क्लियर दिख रहा होगा जो भी चीजें हैं। हाँ सर। मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा हूं। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया है मैंने आपको बताया कि दिस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल और सेल फर्नेस। ठीक है, डिस्कवरी वाले पार्ट में मैंने बताया कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर इन द फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, एंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय सी बेंडा। ओके, इसके बाद मैंने बोला कि जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, या स्ट्रक्चर से भी पहले एक और पॉइंट मुझे बताना था। ठीक है, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट सा। ठीक है, इट अपीयर्स ट्रांसपेरेंट। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो इसको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होगा, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इस वजह से इसको क्या करते हैं, फर्स्ट to visualize mitochondria stained with genus green beetle, genus green beetle। इस तरह से इसको पहले क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है, देन ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अब एनसीईआरटी में देखोगे इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको जो है क्या कहते हैं, इजीली आप विजुलाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसको विजुलाइज करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट चीज को माइक्रोस्कोप से देखना डिफिकल्ट है अनलेस आप उसको क्या नहीं करते हो, स्टेन नहीं करते हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को एनसीईआरटी में पॉइंट मेंशन है, आप इसको ध्यान में रखें। ओके ओके। कितने बच्चे एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं आज की डेट? आप लोग एनसीईआरटी रीड कर रहे हो कि नहीं? एनसीईआरटी रीड किए बिना कुछ नहीं होने वाला, आपको एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा। क्योंकि वैसे तो मैं काफी कुछ बता ही देता हूँ, काफी कुछ 90% समथिंग, बट स्टिल यू हैव टू रीड एनसीईआरटी बिकॉज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, आगे देखते हैं
शेप की बात करते हैं तो जनरली आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होगा वो आप बोल सकते हो वेरिएबल, बट वेरिएबल शेप है, बट आप ये बोल सकते हो कि बट सिलेंड्रिकल। देयर आर सम सेल्स वेयर आपको जो है वहां पे जो शेप है माइटोकॉन्ड्रिया का, you will see that the shape is something like cylindrical or successive, cylindrical or successive, ठीक है। सर वो क्या बोले, वो समझ नहीं आया। successive, एक मिनट, इसको मैं बच्चे ये कुछ अजीब सा लिखा हुआ दिख रहा है, इसको मैं ओके। साइज की बात करते हैं, साइज भी वेरिएबल, साइज भी इसका वेरिएबल। किसी के पास एनसीईआरटी है सर? हाँ सर है। जरा सा एनसीईआरटी में इसका साइज कुछ दिया हुआ है, मुझे बताओ क्या दिया हुआ है साइज? नहीं दिया हुआ है। This is the third unit, I think. Third. सर लिखा है इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज आल्सो considerably degree of variability is observed. साइज दिया नहीं है वहां पे, कुछ मेंशन नहीं है। Diameter of 0.2 to 1.0 micrometer and length is 1.0 to 4.1 micrometer. ओके, वही पूछ रहा था कि जो वैसे तो वेरिएबल है वो तो मैंने बता ही दी है, बट स्टिल अगर आप पूछ रहा है तो लेंथ है इसका कितना? लेंथ है 1 to 4.1 और जो विड्थ 5 टू, ना सर वो डायामीटर है 0.2 to 1। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, दोनों सेम ही है एक हिसाब से, ठीक है। 0.5 टू 0.2 to 1 0.2। डेटा आप देख लेना, बाकी मुझे बहुत ज्यादा डेटा याद नहीं रहता, मुझे कॉन्सेप्चुअल चीजें जो बतानी है, क्वेश्चन जो फ्रेम बताने हैं वो बता देता हूँ, तो डेटा कई बार बोलता है, ठीक है। तो लेंथ एंड आपका डायमीटर ये हो गया। लोकेशन के बारे में मैं एक चीज आपको बता दूं कि मतलब ये तो पता ही है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर पाया जाए, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाए, बट कहां पे किस टाइप की सेल्स पे ज्यादा आपको नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा दिख सकते हैं? तो ऐसी सेल्स जो बेसिकली फिजियोलॉजिकली बहुत एक्टिव होती है, वहां पे आपको जो है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल्स पे अधिक होंगे। दूसरा, जैसे अगर आप देखते हो एक सेल है, जैसे यहाँ पे मैं बना दूं एक सेल, एक सेल ऑर्गेनिज्म में बना दूं, यहाँ वहां उसका सपोज करो ये फ्लैजिला है, तो जहां पे फ्लैजिला होगा उसके आसपास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, उसके आसपास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, ये बता सकते हो क्यों ज्यादा? उसको पावर सप्लाई करने के लिए, क्योंकि उसको पावर सप्लाई करना है, और पावर एटीपी के फॉर्म में कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देगा। तो आपको जो इसका जो बेसल बॉडी है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की मैं बात कर रहा हूँ, यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का तो पढ़ाऊंगा ही हालांकि,
फ्लैजिला है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है, उसमें हुक प्रेजेंट होता है, उसमें फिलामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो उसका बेसल बॉडी है, उस बेसल बॉडी के नियर बाई आपको ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि उसको पावर सप्लाई, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में उसको पावर सप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख दे रहा हूँ लोकेशन में कि ठीक है, पहला पॉइंट तो कि दोज सेल्स which are physiologically very active, physiologically very active, उनको हम बोलते हैं, those cells which are physiologically very active have high number of mitochondria। एक बात तो ये, एग्जाम्पल भी अगर लिखना हो तो मैं लिखा दूं, नीचे वाला पार्ट थोड़ा इरेज कर देता हूँ या होगा। फॉर एग्जाम्पल लीवर सेल, किडनी सेल्स, ठीक है। तो ये लोकेशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ये भी आप एग्जांपल दे सकते हो कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनरिच एट द बेसल बॉडी ऑफ द फ्लैजिलाइन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, लिख दो जैसे लिख दो यहाँ पे जो नंबर है ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is very high near basal body of flagella, basal body of flagella। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़े नॉर्मल पॉइंट है पर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो अब स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कॉपी कर लिया है? हाँ सर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले स्ट्रक्चर में बना देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया का। ये आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जो कि बिल्कुल स्मूथ पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ पाई जाती है। इस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एक और मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि स्मूथ नहीं है। वो जो है क्या कहते हैं, इन्वेजिनेट कर जाती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टी। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टी। मतलब इनर मेम्ब्रेन, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसके इन्वेजिनेशन से, इन्वेजिनेशन कहां पे, इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, उससे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिस्टी। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लेबल भी साथ में कर दो, दिस इज क्रिस्टी। ये आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। शार्ट में इसको हम ओएमएमपी बोल रहे हैं। और ये जो अंदर वाला है, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको हम शार्ट में बोलते हैं
IMM। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस बच रहा है, ये जो खाली स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसको हम बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दिस स्पेस इज नोन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है, दैट गैप इज नोन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, एंड दिस स्पेस इज फिल्ड विद सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है, जो कि डिफरेंट पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे। कुछ पार्ट जो है क्या कहते हैं, प्लांट में कुछ पार्ट जो है बीटा ऑक्सीडेशन का, या एनिमल्स में भी जो है क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, है सर्टेन एंजाइम्स, have certain enzymes। ओके, जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, फिर बाद में जो है क्या कहते हैं आप पिक्चर बनाना। मेरी बात को आप ध्यान से सुनो कि जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दिस इज स्मूथ। ये कैसी है, ये स्मूथ, एंड आल्सो दिस इज मोर परमिएबल। This is more permeable with respect to inner mitochondrial। Inner mitochondrial membrane के respect में जो outer mitochondrial membrane है, this is more permeable। ध्यान में रखना, this is the comparative term। मैं जो बोल रहा हूँ ये comparative inner mitochondrial membrane के respect में बोल रहा हूँ, more permeable, more permeable। ठीक है, जो यहाँ पे बेसिकली देखो, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उनका ऑलमोस्ट जो है क्या कहते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो सेम। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो, चाहे टोनोप्लास्ट हो, बेसिकली वेक्युलर मेम्ब्रेन हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन। ठीक है, उनका जो बेसिक फ्रेमवर्क है, दैट बेसिक फ्रेमवर्क इज सेम। कहने का मतलब समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कहने का मतलब these membranes are made up of bilayer of phospholipid as well as proteins, as well as proteins। तो इनर मेम्ब्रेन भी और आउटर मेम्ब्रेन भी सारे कंपोजिशन डिफरेंट होगी। कंपोजिशन की मैं बात नहीं कर रहा, कंपोजिशन तो मैं सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ा रहा था तो मैंने स्पेशली इसलिए मेंशन किया था कि आरबीसी जो आपको बता रहा हूँ, इट इज द बायोकेमिकल डेटा ऑफ आरबीसी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आरबीसी सेल, यहाँ पे जो बेसिक फ्रेमवर्क है, आपको जो मेम्ब्रेन होगी वो बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होगी, और उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होंगे या सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे कुछ। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे भी जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो बेसिक फ्रेमवर्क है सेम। डिफरेंस क्या है, ये स्मूथ है और ये ज्यादा परमिएबल। परमिएबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड का कंटेंट है वो थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे लिपिड का कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, या आप ये बोल सकते हो स्पेशली लिपिड में कोलेस्ट्रॉल वाला कंटेंट थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दिस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज टिश्यू, एंड by this way it increase the surface area of mitochondrial membrane, inner mitochondrial। इसका मेन पर्पस क्या है? इस तरह का इन्वेजिनेशन जो क्रिएट हुआ है, इससे सरफेस एरिया क्या हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, इनहांस हो रहा है। ठीक है, एंड ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दिस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एक्चुअली बिहेव लाइक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर जो मैं सबको सेल मेम्ब्रेन बता रहा था, परमिएबिलिटी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज मोर सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन with respect to the permeability and the function performed by the cell membrane। ठीक है, तो ये बेसिकली less permeable, this is less permeable।
and it contain more proteins with respect to in comparison to outer mitochondrial. Okay, अब एक चीज देखो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इन्वाइजनेट करके क्रिस्टी बनाती है। अब इन क्रिस्टी का जो शेप है प्लांट में और एनिमल सेल में दोनों में डिफरेंट, ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में डिफरेंट होता है। प्लांट सेल में ये ट्यूब लाइक और एनिमल सेल में कैसे हैं, दे आर प्लेट लाइक, ठीक है, एनिमल सेल में दे आर प्लेट। अच्छा, ये जो क्रिस्टी है, इन क्रिस्टी की सरफेस पे टिनी रैकेट लाइक ढेर सारे इस तरह से ढेर सारे टिनी रैकेट लाइक क्या प्रेजेंट होते हैं, F0 F1 दाना, F0 F1 particles are oxysome. These are teeny racket-like particles present in the crispy, known as F0 F1 particle. F0 F1 particle or oxysome. And these particles are actual site of ATP synthesis. यही F0 F1 पार्टिकल है जहां पे एक्चुअली एटीपी का सिंथेसिस होता है, ठीक है। ये जो है बेसिकली these F0 F1 particle are the actual site of ATP synthesis. ATP synthesis की ये एक्चुअल साइट है किसकी, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस थोड़ा सा मैंने टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है, दोबारा से लिख देता हूं। सिंथेसिस, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि एटीपी की सिंथेसिस एक्चुअली कहां पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, देन इट इज F0 F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम, ठीक है। हाँ, ओके, अंदर देखते हैं। अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसने माइटोकॉन्ड्रिया को दो चैम्बर में डिवाइड किया। समझ में आ रहा है कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसने माइटोकॉन्ड्रिया को दो चैम्बर में डिवाइड किया। एक है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, एक है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर चैम्बर हो गया। दूसरा है ये माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स वाला चैम्बर, ठीक है। हाँ, ये इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बेसिकली वैसे ही है जैसे सेल में आपने क्या देखा हुआ है, साइटोसॉल, ठीक है। हाँ, ये ग्राउंड मैट्रिक्स, इसको कई बार ग्राउंड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मतलब ऐसी जगह जहां पे बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, ऐसी जगह जहां पे बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। इसका मेजर पार्ट कौन होगा, इसका मेजर पार्ट वाटर बनाएगा, इसका मेजर पार्ट कौन बनाएगा, वाटर बनाएगा। और क्या प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, एंजाइम्स, सर्टेन कोफैक्टर्स, वो भी तो यहीं पे प्रेजेंट होंगे। आयंस लिख सकते हो, कोफैक्टर नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट कोफैक्टर सिर्फ स्पेसिफाई कर देगा एंजाइम के लिए, आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख दो आयंस, ठीक है। तो आयंस में आपके जो है कोफैक्टर्स भी आ जाएंगे अदर चीज, ठीक है। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसके अंदर आपको एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा, जो कि बेसिकली किसका डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का डीएनए। ये
माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम बोलते हैं कि दिस इज द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन, दिस इज द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका अपना जीनोम डीएनए है, अपना जीनोम है। अपने जीनोम होने की वजह से ये अपनी कुछ प्रोटीन्स को खुद से बना सकता है, उसके लिए इसको न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता। ये अपनी कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स को ये खुद से प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर एंजाइम्स, न्यूक्लियर जीन्स बोल सकते हो, बेसिकली जीन से बनेगा सारा कुछ, ठीक है। तो ये जो इसका डीएनए है, ये जो इसका डीएनए है आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का कैसा है, मैं लिख देता हूं ये जो डीएनए है, ठीक है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर इसी कंटेंट सिमिलर टू द प्रोकैरियोट, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो डीएनए, शायद आपको लाइट पड़ रही है जहां पे मैंने डीएनए लिखा हुआ है, लाइट पड़ रही है ना यहाँ पे? हाँ सर। ये डीएनए लिखा है, डीएनए के नीचे ये डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर हाई किसी दिख रहा है? अब शायद अब दिख रहा हो। हाँ सर दिख रहा है। कॉपी कर लो इसको पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वो डीएनए का कोई मेम्ब्रेन तो नहीं होता? नहीं, डीएनए का मेम्ब्रेन क्यों होगा? ऐसे ही जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में पड़ा हुआ है वैसे ही। ओके ओके ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपने इसके राइबोसोम्स कुछ होंगे, इसमें अपने राइबोसोम्स ठीक है। राइबोसोम्स बेसिकली प्रोकैरियोट्स लाइक होंगे, लाइक 70s राइबोसोम्स, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम हो रहा है थोड़ा, लाइक 70s राइबोसोम सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक्स, सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक्स। बाकी मैंने पहले बता दिया कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसमें आपका वाटर, कोफैक्टर्स, आयंस वगैरह वो सारे प्रेजेंट हैं। आपको पता है कि ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उससे क्या होगा कि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, स्पेशली आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जनरली आपको कितने स्टेप देखने को मिलते हैं? 3। कौन कौन से? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, टर्मिनल। जब टर्मिनल ऑक्सीडेशन के 2 पार्ट, एक उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, दूसरा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट है वो इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है, इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेसिकली, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ साइटोक्रोम्स प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं, ठीक है। जब मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ाऊंगा तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस ये मान लो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर साइटोक्रोम्स, जिसके अंदर डिफरेंट साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं। एक और चीज,
क्रेब्स साइकिल का मैंने अभी किसका नाम लिया? क्रेब्स साइकिल का, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्रेब्स साइकिल के लिए जितने भी एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे, क्योंकि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ओके, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट जितने भी एंजाइम्स हैं क्रेब्स साइकिल में वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट वन। कौन सी? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लेबल कर देता हूँ। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज क्या बच्चे? नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है। नहीं सर, ओके ओके। इसको मैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, SUCCINATE, सक्सिनेट DEHYDROGENAS डिहाइड्रोजनेज। या मैं लिख ही देता हूँ, मुझे 1 मिनट टाइम दो। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, this is the only enzyme of Krebs cycle which is not present in the mitochondrial matrix. It is associated with the inner mitochondrial membrane. किसके साथ associated है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। Inner mitochondrial membrane associated. किसकी साइड पे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की साइड पे, ठीक है, मैट्रिक्स की साइड। तो ये कुछ आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो पिक्चर है जिसको मुझे एक्सप्लेन करना था अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब लिखने वाला पार्ट कर लेते हैं, इसको इरेज करके हम लिखने वाला पार्ट करें। कॉपी हो गया हो तो इरेज करता हूँ। हाँ सर हो गया। ओके, लिख दो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया is surrounded by two membrane. They are covered by two membrane. Outer mitochondrial membrane, जिसको आप 60 में बोल रहे हो, OMM, ठीक है। And inner one is known as inner mitochondrial membrane, मैं वैसे 60 में ही लिखूंगा, ठीक है। inner mitochondrial, इसको यहाँ inner mitochondrial, मैंने पहले बताया था कि दोनों में डिफरेंस है कुछ। तो आउटर mitochondrial membrane is more permeable and inner mitochondrial membrane is
less permeable. It is more permeable due to formation of porins. Porins के बारे में मैंने बताया था कि नहीं? भूल गए? भूल गए क्या इसका नाम? ना सर, नहीं सर, प्रोटीन इन आरबीसी नेम इज पोरिन। ठीक है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एक पिक्चर ऐसे ही बना दूं नक्शा, ये जिसको आप क्या दिखा रहा है, दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो आपको यहाँ पे ढेर सारे पोरेंस प्रोटीन्स, ढेर सारे, और इसकी वजह से इसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगा। इट विल बी मोर परमिएबल। ठीक है, had more cholesterol. ये जो है आपका जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, this have more protein content similar to cell membrane 60 में, सेल मेम्ब्रेन की जो है सेल मेम्ब्रेन के सिमिलर आपका जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इट हैव मोर प्रोटीन कंटेंट, इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा प्रेजेंट होता है। ओके, जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, मैंने पहले ही बताया था कि इट इज स्मूथ इन अपीयरेंस, कैसी है? स्मूथ, जबकि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इट इनवेजिनेट, ठीक है, इनवेजिनेट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एंड फॉर्म क्या बनाएगा? क्रिस्टी। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बता दी। अब अंदर चलते हैं और इसको कॉपी करो तो इसके अंदर हो गया? हाँ सर, हो गया। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के स्पेक्ट में थोड़ी सी चीजें और देखते हैं। पहला तो यही कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन inner mitochondrial membrane divides mitochondria in two chamber। कौन से चैम्बर बने हुए हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और मैट्रिक्स। और इसको भी स्टार्ट में क्या बोलते हैं? PMS, राइट? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स चैम्बर। ओके, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है certain enzymes, ठीक है, यहाँ पे certain enzymes प्रेजेंट।
जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ये, इसके अंदर काफी चीजें प्रेजेंट होंगी, तो इसको मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है सर, याद रखना कि दिस इज द inner mitochondrial membrane divide the mitochondrial inner space in two chambers। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो inner space है, उस स्पेस को बेसिकली ये दो भाग में डिवाइड कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। फर्स्ट इज द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड सेकंड इज, या आप इस तरह से बोल सकते हो कि आउटर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड सेंट्रल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, इसको कॉपी करो तो आगे आ जाएगा। वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बाद क्या लिखा वो समझ नहीं आ रहा। चैम्बर, चैम्बर बच्चे, CHAMBER, चैम्बर। ओके, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, मैंने बताया कि ड्यू टू invagination, inner mitochondrial matrix form क्रिस्टी। ठीक है, ये जो क्रिस्टी है ये प्लांट्स में कैसे हैं, प्लेट लाइक, और एनिमल्स में ट्यूबुलर है। एनिमल्स में कैसे हैं, ट्यूबुलर। ओके, इन क्रिस्टी के अंदर, क्रिस्टी के अंदर आपका पहले ही बता चुका हूं, इन क्रिस्टी टिनी रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। टिनी रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, नोन एज, क्या बोलते हैं, नोन एज F0 F1 और ऑक्सीजोम। ऑक्सीजन, F0 F1 पार्टिकुलर ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन। And these F0 F1 particles are the actual site of ATP synthesis. Actual site of ATP synthesis. और एक चीज, ये जो F0 F1 पार्टिकल है, उसका अगर मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके स्ट्रक्चर बना, या आप देखो इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी, क्रिस्टी से इस तरह से आपका ये निकला हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर निकला हुआ है। तो ये जो है बेसिकली, ये वाला जो पार्ट है ये है प्रोटॉन चैनल, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन चैनल। और ये जो ग्लोबुलर पार्ट है दिस इज द एंजाइम, ठीक है, प्रोटॉन चैनल, या आप इसको एक मिनट, वैसे इधर वाला आप कॉपी कर लो तो पिक्चर बड़ा बनाऊंगा, थोड़ा सा कम स्पेस पड़ रहा है, पहले आप कंटेंट कॉपी कर लो फिर पिक्चर पे आता हूं। हो गया कॉपी? हाँ सर, हो गया।
सर क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा। क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। हाँ सर। चलो, एक्चुअली ब्लू कलर को बहुत डिटेक्शन नहीं है इसका, मैं दूसरा कलर दे देता हूँ। ये है वैसे, ठीक है। हाँ। ये आपका, ये वाला जो है ये F0 पार्टिकल, और ये वाला कौन सा है, F1। F0 बेसिकली है क्या, प्रोटॉन चैनल, और ये F1 क्या है, दिस इज द एंजाइम ATP सिंथेस। F1 क्या है, एक एंजाइम है ATP सिंथेस, और जो F0 है ये क्या है, प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर प्रोटॉन चैनल है तो प्रोटॉन से बेसिकली यहां से निकलेगा क्या, दिख रहा है बच्चे, ये जो एरो बनाई है मैंने, हाँ सर दिख रहा है। ठीक है। तो यहां से यहां खूब ढेर सारे प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ पे एबंडेंस है प्रोटॉन्स, खूब सारे प्रोटॉन्स, यहां से प्रोटॉन्स चल रहा है दूसरे साइड पे जा रहा है, प्रोटॉन्स वहां से दूसरे साइड पे जा रहा है, ठीक है, प्रोटॉन चैनल के। और ये एंजाइम है F0, F1 बेसिकली एटीपी सिंथेस। इसका शेप कैसा है, ग्लोबुलर इन शेप इसका समवॉट ग्लोबुलर है, समवॉट स्फेरिकल बोल सकते हैं, ग्लोबुलर इन शेप, ठीक है। तो ये है बेसिकली F0 F1 पार्टिकल, जहां पे F1 एक एंजाइम है और F0 एक प्रोटॉन। आगे चल के मैं आपको कीनी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा, कहां पे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में मैं इसको फिर से वापस लेके आऊं, ध्यान रखना है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसको वापस से लेके आऊं, ठीक है। तो बस अभी के लिए आप ये जान लो कि क्रिस्टी में टिनी रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और वो जो टिनी रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, these structures are known as F0 F1 particular oxisome, and these are the actual ATP synthesis. वहां पे एक्चुअली ATP की synthesis, it has two parts, F0 are proton channel and F1 ATP synthase enzymes। ओके, तो मैंने आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये पॉइंट्स बता, एक और पॉइंट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में बता दें कि inner mitochondrial membrane have electron transport system या चेन, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हो ETS, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इट इज, हालांकि बताऊंगा तो फिर भी आप देख लो, मेड अप ऑफ किसका बना हुआ है, साइटोक्रोम्स। इट इज मेड अप ऑफ साइटोक्रोम्स, क्लियर। हाँ सर। ठीक, तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट है इलेक्ट्रॉन का, है जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन है, बेसिकली साइट ऑफ टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहां पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आपने कॉपी कर लिया है तो मैं इसको इरेज करके बाकी का पार्ट स्टार्ट। हाँ सर।
माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बारे में हमें ज्यादा नहीं जानना है, बस ये जानना है कि इसमें सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे, ठीक है, पेनिसिलिन के इसका, ठीक है, जिसका कुछ पार्ट बेसिकली कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंजाइम प्रेजेंट है। ओके, तो आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मैंने पहले ही बताया कि ये ग्राउंड मैट्रिक्स है, जैसे कि साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म, दिस इज द ग्राउंड मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे है क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं बेसिकली, इसके कंपोनेंट कौन कौन क्या क्या प्रेजेंट। तो कंपोनेंट में जाहिर सी बात है एक मेजर कंपोनेंट तो होगा वाटर, इसके अलावा enzymes and ions. ठीक है, चलो आंस लिख लेते हैं या एंजाइम्स लिखते हैं, पहले एंजाइम्स में लिख देते हैं ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। अच्छा, क्रेब्स के स्पेलिंग में मैं कुछ कंफ्यूजन है, इट इज कैपिटल के या सी, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक एक बार देख लेना बच्चे, या मुझे 1 मिनट टाइम दो, मैं जस्ट 1 मिनट टाइम दूंगा आपको। ओके, दिस इज क्लियर, सही है, सही है, ठीक है। ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल्स एक्सेप्ट, देखो पहले फुल नेम पहले लिखा दिया, मैं सिंपल सा शॉर्ट नेम बोल रहा हूँ, एसटीएच, एक्सेप्ट एसटीएच। और एसडीएच कहां पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल, इन ब्रैकेट लिख देना मैट्रिक्स साइड, मैट्रिक्स, ठीक है। तो ग्राउंड मैट्रिक्स है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें H2O प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है। और भी अगर आप लिखना चाहो, और भी आप लिखना चाहो, ठीक है, मैट्रिक्स में और क्या प्रेजेंट होंगे, इसको बच्चे कॉपी कर लो, मैं फिर नीचे लिखा, इसको पूरा कॉपी कर लो। ये जो मैं ज्यादातर पार्ट एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा चुके हैं, जो लिखा रहा हूँ पॉइंट्स में ज्यादातर पूछे जा चुके हैं।
इरेज कर दूं? हाँ सर। ओके। आपको यहाँ पे मिलेगा माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, और जीनोम के बारे में मैंने पहले ही चीजें बता दी हैं कि सिंगल होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हाई जीसी। एक और चीज इसमें आप लिख सकते हो कि दिस इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर? सेल मेम्ब्रेन के प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस टू प्रोकैरियोटिक डीएनए, न्यूक्लियोइड जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहां पे आरएनए भी पाया जाएगा, वहां पे राइबोसोम्स भी पाया जाएगा। राइबोसोम्स को आप जानते हो कि किस नाम से जानते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेटिक मशीन क्यों प्रेजेंट है भाई? ये सपोज कर लो उसका ফিজিক্স পড়িনি, লেখা হয়ে গেছে এক পাতা লিখে একটা গোটা বোর্ডে লিখে দিয়েছে, লিখে দিয়ে আমরা বলতে গেলে টুকু, আমি তো স্যারের সঙ্গে সঙ্গে টুকু টুকু হয়ে গেছে। এখন স্যার কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে? किसी का बैकग्राउंड आ रहा है और मैं बांग्ला बिल्कुल नहीं समझता हूँ, प्लीज। এইটা আমি যতদিন हेलो बच्चे, कौन कन्वर्सेशन कर रहा था मुझे बताएंगे जरा सा? क्लास के बीच में इस तरह का कन्वर्सेशन करने का कोई मतलब बनता है? राइबोसोम्स बोल रहे, ये डीएनए है, डीएनए से बनता है एमआरएनए। इतनी तो आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी ही हो कि डीएनए में कोई जीन्स है, या इसको मैं थोड़ा सा फिर से और चेंज कर देता हूँ। ये सपोज कर लो ये उसका डीएनए है, जीनोमिक वो है, जीनोम में के अंदर कोई इस तरह से ये जीन प्रेजेंट, तो जीन को जब एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है, ये जीन ये प्रोटीन बनाएगी एमआरएनए, और एमआरएनए से बनेगा कोई प्रोटीन। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो है क्या कहते हैं, देखो डीएनए भी प्रेजेंट है, एमआरएनए भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट। ठीक है, तो ध्यान में रखो, प्रोटीन्स में भी कोई एंजाइम हो सकती है, प्रोटीन्स कोई एंजाइम हो सकती है, कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो सकती है, कोई फंक्शनल प्रोटीन हो सकती है। इस जीनोम का याद रखना, डबल स्ट्रैंडेड IgG कंटेंट, and this is similar to prokaryote nucleotide. ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले ही बता चुका हूं कि क्रेब साइकिल के जितने भी एंजाइम्स हैं, सर एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। आपने बोला माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ग्राउंड मैट्रिक्स, उसे ग्राउंड मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? बच्चे तुम्हारा आवाज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा, दोबारा रिपीट करो आप। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ग्राउंड मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? ग्राउंड मैट्रिक्स किसी को भी बोल सकते हो, ठीक है। बेसिकली जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी चीज जो बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करे, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्राउंड मैट्रिक्स।
जैसे ओ सेल है, सेल के अंदर जो है क्या कहते हैं, जो भी उसका ठीक है, उसमें चाहे हाँ ऑर्गेनेल्स हो चाहे जो है, उस सेल ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर किसने समाया हुआ, साइटोसोल। साइटो हाँ हाँ तो वो उसका ग्राउंड मैट्रिक्स हो गया, वो सपोर्ट कर रहा है अगर ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर समाया हुआ है, पूरी तरह से होल्ड करके रखा, ये बोल सकते हैं। तो सेम चीज तो यहाँ पर भी है। इसलिए उसको ग्राउंड मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, होल्ड कर रखा हो पूरे के पूरे सिस्टम को, उसको बोलते हैं ग्राउंड मैट्रिक्स। ओके ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बारे में। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने बता दी हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर कुछ छूट रहा है तो शायद नहीं। चलो अब फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन वैसे कुछ है नहीं, एक फंक्शन जो हमें दिखता है वो यही है, प्रोवाइड एनर्जी या प्रोवाइड एटीपी। Energy in the form of ATP to the cell। ठीक है, सेल को बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ। अब जैसे जो है क्या कहते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए भी कई सारी किताबों में डिफरेंट फंक्शन लिखे हुए होते हैं, बट उनको लिखाने का कोई मतलब नहीं है। मैं बता सकता हूँ, सिर्फ दिखाऊंगा नहीं कि जो स्पर्म है बेसिकली, जो स्पर्म, ठीक है, उसका जो मिडल पीस है, ठीक है, मिडल पीस में बेसिकली इस तरह से शीथ लाइक जो है माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है, यहाँ पे एबंडेंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसकी वजह से ये मतलब जो मोटिलिटी के लिए जो बेसिकली एटीपी चाहिए वो इन्हीं जो है माइटोकॉन्ड्रियल शीथ से आती है। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल शीथ है इसको बोलते हैं नेबेनकर्न शीथ, नेबेनकर्न शीथ। तो ये भी कई बार किताबें लिख देती हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम। अरे सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम उसका एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब इसको आप लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेजर जो उसका फंक्शन है वो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड। एनर्जी। हाँ, इसका एक और रोल आप लिख सकते हो इन केस ऑफ प्लांट। प्लांट में कहां पे प्लांट में क्या है, फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है, फोटो रेस्पायरेशन। आल्सो ये इस तरह से लिखो, अपार्ट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन, अपार्ट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन occurs, ठीक है। फोटो रेस्पायरेशन एक प्लांट में प्रोसेस होती है जिसका कुछ पार्ट जो है कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सर वो भी तो फिलहाल से एटीपी सिंथेसिस ही हुआ ना। एटीपी की सिंथेसिस कहां हुआ, फोटो फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन के बारे में सुना, हाँ क्या होता है वहां, वहाँ तो एटीपी सिंथेसिस ही होता है। लॉस ऑफ एटीपी होता है, सिंथेसिस नहीं होता। रेस्पायरेशन से ये मत सोच लो कि रेस्पायरेशन है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इट इज वेस्टफुल प्रोसेस, इट इज नॉट सिंथेटिक प्रोसेस। ओके, तो यहां से मुझे जितनी चीजें बतानी थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने सारी डिस्कस कर। अब मैं दूसरे ऑर्गेनेल्स पे चलूंगा, ठीक है। तो अगर एक कॉपी है तो मैं इसको इरेज करूंगा। हाँ सर, हो गया।
प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड जो है, दीज आर कहां पे पाए जाते हैं? दीज ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल पे। are found in plant cells. या सीधे सीधे लिख दो, found in plants and some protists and some protists. ठीक है, कौन से प्रोटिस्टस? फॉर एग्जांपल यूग्लिना, यूग्लिना पैरासोमीबा। क्या? कहां पे बेटा? यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइडी जो है वहां पे पाए जाते हैं। क्राइसोमीबा। क्राइसोफाइटा बेटा, क्राइसोमीबा नहीं, क्राइसोफाइट। ठीक है, क्राइसोमीबा। ओके, तो जो प्लास्टिड्स है बेसिकली ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ये आपके 3 टाइप्स के कौन कौन से हैं? या 1 मिनट रुको बच्चे, इसको हम बाद में लिखेंगे। मुझे जरा सा 2 मिनट रेस्ट लो, कंटिन्यूअस बोलते बोलते। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। लिख लो, आगे बढ़ो, इसको लिख लो। लिखने के बाद मुझे 2 मिनट का गैप दे। टाइम कितना हो गया? ओके, थोड़ा ही टाइम रह गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी वाला पार्ट एक लिख लो पहले। डिस्कवरी
So discovered by सिंपल, एक साइंटिस्ट थे सिंपल, ठीक है। और जो प्लास्टिक थे उन प्लास्टिक को सिंपल ने, वैसे किसी का बैकग्राउंड आ रहा है थोड़ा सा मिनिमाइज करो। 3 टाइप्स के प्लास्टिक डिवाइड कर दिए, 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया प्लास्टिक को। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट, किस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है या नहीं भी प्रेजेंट, उसके बेस पे सिंपल ने प्लास्टिक्स जो कि पाए जा रहे थे प्लांट्स या एल्गी में या प्रोटिस्टेंस में, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड। एक को बोला उन्होंने ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे को बोला उन्होंने क्रोमोप्लास्ट, एंड तीसरा there are 3 types of plastic on the basis of type of pigment present in plastic. Leucoplast, L-E-U-C-O, leucoplast, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट है these are the colorless, और कलरलेस क्या होता है? There are no pigment। कलरलेस का मतलब है no pigment present in the leucoplast. Chromoplast, these are the have pigments। ये इस तरह से लिखो जरा सा, have all pigments except which absorb green, except yes, सीधे लिखो except the green, except the green color। और ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं these are the green, these have green pigments, और green pigments का आप नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट है जिनका नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब आते हैं पहले ल्यूकोप्लास्ट को स्टडी करते हैं, इसके बाद आगे। कॉपी करो इसको, फटाफट कॉपी करो। या एक काम करते हैं, कैटेगराइज कर दिया है, थोड़ा सा शेप और साइज के बारे में बात करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। शेप और साइज के बारे में बात करते हैं। तो वैसे ही मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज और शेप है दैट इज वेरिएबल, आपको कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। शेप एंड साइज है, this is highly variable, highly variable, ठीक है। अगर मैं एल्गी के रिस्पेक्ट में बोलूं, इन एल्गी स्पेशली ग्रीन एल्गी, ठीक है, ग्रीन एल्गी लिखता हूं, ग्रीन एल्गी, तो आपको डिफरेंट शेप के मिलेंगे, डिफरेंट शेप, जैसे स्पाइरल, स्पाइरल,
इन स्पाइरोगाइटा, कहाँ पे? स्पाइरोगाइटा। आपका कब से क्लेमाइडोमोनास, इस तरह से, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हायर प्लांट्स में बोलो, इन हायर प्लांट्स, बड़े जो पौधे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के, तो जो शेप है, इट्स शेप इज लेंस या लेंस। इनका शेप कैसा होगा? लेंस शेप हो। बाकी जो साइज है आप एनसीईआरटी से लिख लेना, दिस इज होमवर्क। साइज आपका एनसीईआरटी से लिखना है आपको, दिस इज योर होमवर्क। सर वो साइज के बारे में क्या बोला? वो साइज से वो लास्ट लाइन एनसीईआरटी से लिखना है आप। होमवर्क, क्या? होमवर्क यस क्या बोला? दिस इज योर होमवर्क। आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी में साइज के बारे में कुछ मेंशन है। इफ इट इज मेंशन, देन यू हैव टू राइट इन योर नोट्स। ओके ओके, तो बहुत वेरिएबल है साइज एंड से। मैंने कुछ वेरिएबिलिटी आपको दिखा दी है, आप कुछ चीजें बता दी हैं। अब मैं वापस से आता हूँ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में मैंने बताया कि जो ल्यूकोप्लास्ट है, these are colorless plasts. These are colorless plasts. That means कि they don't have कोई पिगमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं। तो काम क्या है? अगर पिगमेंट्स नहीं प्रेजेंट है तो करते क्या? इनका जो फंक्शन है, अब फूड स्टोरेज ऑफ फूड। फंक्शन क्या है इनका? फूड का स्टोरेज। जो ल्यूकोप्लास्ट है, these leucoplast doesn't have any pigments. Their function is storage of food. And on the basis of type of storage of food, they are categorized. ठीक है, या they are named further. ठीक है, they are categorized. ठीक है, किसके बेस पे? टाइप ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, फूड के बेस। तो ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली, जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, उनमें अगर स्टोर फूड कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च, अगर स्टोर फूड क्या है? स्टार्च। ठीक है, तो इनको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। नोन एज एमाइलोप्लास्ट। जब कब बोलेंगे? जब स्टोर फूड क्या होगा? स्टार्च। अगर स्टोर फूड क्या है? ठीक है, यहाँ पे मैं स्टोर फूड के बेस पे बोल रहा हूँ। स्टोर फूड अगर स्टार्च है तो एमाइलोप्लास्ट, स्टोर फूड अगर प्रोटीन है तो इसको बोलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। एक और नाम है एल्यूरोप्लास्ट। और अगर प्रोटीन स्टोर फूड आपका क्या है? फैट हो जाए, अगर स्टोर फैट या ऑयल ड्रॉपलेट्स, फैट या ऑयल ड्रॉप, तब इसको बोलेंगे इलायोप्लास्ट। तब इसको क्या बोलेंगे? इलायोप्लास्ट।
So on the basis of type of food, stored food, the leucoplasts are categorized in three categories: amyloplast, in which starch is stored; proteinoplast, in which protein is stored; and elioplast, in which fat or oil droplets are stored. ठीक है, तो ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट कॉपी करो तो आगे। ओके ओके, अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट। मतलब ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्लियर है। पिगमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, फूड स्टोरेज फंक्शन। और बच्चे इसकी हर एक लाइन पूछी जा चुकी है। यहाँ पे मैंने जो लिखा है सब कुछ पूछा गया है। क्रोमोप्लास्ट, मैंने क्या बोला? These are the colored plast, बट यहाँ पे सारे कलर मिलेंगे। You will get all types of pigment, you will get all types of chromoplast, all colors of chromoplast except green color. green color। आपको ग्रीन कलर यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसका जो कलर है, ठीक है, all colors except green, ठीक है। सारे कलर के प्लास्टिक्स अवेलेबल होंगे प्रत्येक में। ओके, फंक्शन क्या है? फंक्शन है इनका प्रोवाइड color to the plant, such as corolla of, जो फ्लावर का corolla है उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? Chromoplast. जैसे फ्रूट्स, आप कई सारे फ्रूट्स देखते हो कलरफुल होते हैं, तो फ्रूट का जो कलर है इट इज बिकॉज ऑफ द Chromoplast. ठीक है। जो कोरोला जो है इसका जो कलर है बेसिकली, मतलब कि ये पॉलिनेशन में इनका रोल, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? ये कलर प्रोवाइड करता है प्लांट, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे लिख प्लांट पार्ट्स। तो ये क्रोमोप्लास्ट हो गए। अब आते हैं फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट? क्लोरोप्लास्ट। हमारे पास टाइम बच्चे बहुत है नहीं है, ओनली 4 मिनट्स आ रहे मैंने। हम स्टार्ट करते हैं और बहुत आगे नहीं जाएंगे। की बात है, इसका जो कलर है मेजर पिगमेंट उसका क्या है? और इसी वजह से इसका नाम भी क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। वो पता है कि ये जो पिगमेंट किस चीज में इन्वॉल्व है? पिगमेंट कह रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस।
जिसको हम टेक्निकली क्या नाम देते हैं? टेक्निकली हम इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो आज बच्चे इसको यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत आगे बीच में मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। इसमें मेन जो इसका है वो स्ट्रक्चरल पार्ट, फंक्शन से रिलेट करना है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर पे ही होगा, अभी बीच में रुकेगा वो। तो किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं सर। तो जितना मैंने पढ़ाया हुआ है वो सारा रिवाइज किया। हाँ ये बताओ कि the molecule which is responsible for stability in cell membrane. हेलो The molecule question है मेरा, the molecule responsible for stability cell membrane. सर कोलेस्टेरॉल बहुत आवाज आ रहा है सुन। कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल कोलेस्टेरॉल का बैकग्राउंड है, मेरी तरफ से कोई साउंड नहीं। कोलेस्ट्रॉल। What is empipathic molecule? बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप होंगे वो सेल मेम्ब्रेन। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप होते हैं, वाटर लविंग एंड वाटर फेयरिंग ग्रुप दोनों present। ठीक है, तो आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर पे okay?